फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को और अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस तीनों एक्ट को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, इसको समझने का यही हमारा उद्देश्य है कि हम समझ पाएँ कि किस तरह से भारत में संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था, जहाँ एक तरफ ब्रिटिश सरकार जो थी भारत में अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए, भारत में अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए, है ना, एक तरफ समय दर समय कानून बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय शिक्षित वर्ग में संवैधानिक चेतना जग रही थी और भारत में संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। तो समझते हैं आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो लाया गया था, उस समय ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे पीट द यंगर यानी कि विलियम पीट नाम के इनको पीट द यंगर भी कहा जाता है। विलियम पीट नाम के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1783 ईस्वी में ही। 1780 ईस्वी में वो सबसे पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में उनका प्रवेश हुआ और 21 वर्ष की अवस्था में, है ना, वो ब्रिटेन के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हीं के द्वारा ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट की क्या प्रावधानें थी, है ना, इन सारी प्रावधानों को अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की नींव यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में सबसे पहली बार दोहरे प्रशासन को परिचित किया गया। यानी कि किया ये गया कि जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी कि उससे पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, यानी कि संचालक मंडल। एक संचालक मंडल होता था जिसमें 24 सदस्य थे प्रारंभ से ही, जब कंपनी का स्थापना हुआ था तभी से। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था यानी कि निदेशक मंडल या संचालक मंडल, जो भी कह ले। ये तो पहले से था ही, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या बदलाव किया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य सुनिश्चित किए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यों को बांट दिया गया, जहां इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे यानी कि संचालक मंडल जो होता था, वही कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक प्रशासनिक सारे मामलों का देखरेख, है ना, सारे पूरा का पूरा नियंत्रण जो था, हर तरह के मामले कंपनी से जुड़े हुए हर तरह के मामले का नियंत्रण, है ना, देखरेख, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रही थी, है ना, संचालक मंडल के अधीन था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो बांट दिया गया, यानी क्षेत्रों को बांट दिया गया। जैसे व्यापारिक मामला अब से कौन देखेगा, इस एक्ट के तहत अब व्यापारिक मामले कंपनी के व्यापारिक मामले की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रखी गई। लेकिन कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र को किसके अंतर्गत सौंप दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के अंतर्गत ये सौंप दिया गया। इसके तहत कंपनी जो थी अब सैन्य, नागरिक और राजस्व से जुड़ी हुई सारे मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, है ना, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगी। तो ये किया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य होते थे, जिसमें से एक सदस्य ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति भी इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य होते थे, और 4 प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन के क्राउन द्वारा यानी कि चुना जाता था। 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य चुने जाते थे। तो कुल मिला के इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य होते थे, ये हम समझ गए। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो दोहरे प्रशासन की स्थापना की गई, यानी कि पहली बार दोहरे प्रशासन का नींव रखा गया भारत में और बांट दिया गया। व्यापारिक मामले, है ना, किसको सौंप दिए गए, कंपनी के व्यापार से जुड़े हुए मामले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जिम्मे सौंप दिया गया, और कंपनी के प्रशासन से जुड़े हुए मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जिम्मे सौंप दिया गया।
इसके बाद इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, तो परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। जहां इससे पहले हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई थी गवर्नर जनरल की सुविधा के लिए, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। क्योंकि ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि गवर्नर जनरल को स्वतंत्र करने के लिए, निर्णय लेने में यानी कि कोई भी बिल पास करने में गवर्नर जनरल को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए 3 कर दिया गया। अब क्या था दोस्तों, अब केवल कार्यकारिणी परिषद के अब केवल एक भी सदस्य अगर गवर्नर जनरल के समर्थन में है तो गवर्नर जनरल किसी भी तरह का निर्णय ले सकती है और बिल पास कर सकती है। यानी कि ये बदलाव करने से क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल के पावर में थोड़ा सा इजाफा हो गया, थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया। तो क्या किया गया, तो कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई, 1 घटाकर 3 कर दी गई, जिससे गवर्नर जनरल और थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली हो गया। और अब गवर्नर जनरल है ना, अब गवर्नर जनरल जो है आसानी से कोई भी निर्णय या बिल पास कर सकती थी, क्योंकि अब उनको केवल एक ही सदस्य को अपने पक्ष में करना था। तो अब हम समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत और क्या प्रावधान किया गया। तो कंपनी के क्षेत्र को अब से ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कि कंपनी के अधिकार में जो भी क्षेत्र थे उनको पहले कंपनी टेरिटरी कहा जाता था, यानी कि कंपनी का क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट के तहत अब क्या घोषित कर दिया गया, तो कंपनी के जो भी क्षेत्र हैं उनको अब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा जाएगा, यानी कि अब वो ब्रिटिश क्षेत्र कहे जाने लगे। जो भी क्षेत्र कंपनी के अधिकार में थे, है ना, मुख्य रूप से बंगाल, है ना, जहाँ पे पूर्ण रूप से व्यापारिक और प्रशासनिक हर क्षेत्र में कंपनी का ही बोलबाला था, तो अब कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद इसी एक्ट के तहत कलकत्ता को राजधानी घोषित किया गया, यानी कि कंपनी के अधिकार में जितने भी क्षेत्र थे, यानी कि ब्रिटिश अधिकृत जितने भी क्षेत्र थे, उसकी राजधानी किसको बनाई गई, तो कलकत्ता को उस क्षेत्र की राजधानी बनाई गई। यानी इसी एक्ट के तहत कलकत्ता को राजधानी भी घोषित किया गया। और इसी एक्ट के तहत एक सीक्रेट कमेटी का भी गठन किया गया। इस सीक्रेट कमेटी में 3 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुने गए, 3 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और 6 सदस्य जो राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया था, इसके 6 सदस्य होते थे। तो कुल मिला के इस सीक्रेट कमेटी में 9 सदस्य होते थे जो बाईपास करते थे। जैसे किसी भी इमरजेंसी, किसी आपातकालीन स्थिति में कंपनी कोई निर्णय लेती है तो उसे बाईपास करने का अधिकार किसके पास था, तो सीक्रेट काउंसिल के पास था। यानी कि कुल मिला के अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर को थोड़ा सा कमज़ोर किया जा रहा है और ब्रिटिश संसद के पावर को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि ब्रिटिश संसद इन सारे बोर्ड ऑफ, यहाँ पे जो अभी हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया, सीक्रेट कमेटी का स्थापना किया, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण रखा जा सके, यानी कि कंपनी के अधिकार पर, कंपनी पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई, कंपनी के कार्य क्षेत्र को बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, तो कंपनी के व्यापारिक मामले का देखरेख करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स क्या करेंगे, तो कंपनी के राजनीतिक मामले से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होगा, है ना, जो भी क्षेत्र आएगा वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधिकार में आएगा। यानी कि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला, सैन्य और नागरिक से जुड़ा हुआ मामला जो भी होगा वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। तो दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई इस एक्ट के तहत। उसके बाद परिषद के सदस्यों की संख्या घटा दी गई, 4 से कर दी गई 3, जिससे गवर्नर जनरल और अधिक शक्तिशाली हो गए। और कंपनी के क्षेत्र को, जो जिस क्षेत्र पे कंपनी का अधिकार था, अब उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, तो ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाने लगा, यानी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया कंपनी के क्षेत्रों को। उसके बाद कलकत्ता को राजधानी बना दिया गया। ब्रिटिश अधिकृत जो भी क्षेत्र थे उसके लिए, है ना, उन सारे क्षेत्रों की राजधानी किसको बना दी गई, कलकत्ता को। सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया। अब इसके बाद अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 है, यानी कि 1786 का संशोधन अधिनियम। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो ये जो एक्ट लाया गया था मुख्य रूप से कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए। चूँकि कॉर्नवालिस जो थे वो अमेरिका में भी अपना सेवा दे चुके थे और वो एक योग्य सेनापति थे। उनका मानना था कि जो गवर्नर जनरल हो उन्हीं के हाथ में सेना का भी अधिकार हो, यानी कि सेनापति भी वही हो जो गवर्नर जनरल हो। इसीलिए
इसीलिए ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 लाया गया, ताकि कार्नवालिस जो हैं, ब्रिटिश संसद जो थी वो चाहती थी कि कार्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाए और अपना सेवा दें। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 लाया गया और इसके तहत क्या किया गया, तो कार्नवालिस के संबंध में लाया गया और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। यानी इस संशोधन अधिनियम 1786 के तहत क्या किया गया भाई, तो गवर्नर जनरल को ही सेनापति भी घोषित किया गया, यानी कि सेनापति वाला अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल होंगे वही मुख्य सेनापति भी होंगे, यानी कि सेना से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय होगा वो भी अब गवर्नर जनरल ही लेंगे, यानी कि गवर्नर जनरल ही क्या होंगे, तो सेनापति होंगे। इसके अलावा क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। जहां पिछले एक्ट के तहत हमने देखा था कि गवर्नर जनरल जो थे बाध्य थे कार्यकारिणी परिषद के, है ना, निर्णय से, कार्यकारिणी परिषद के सहमति से निर्णय लेने के लिए। इस संशोधन के तहत क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल जो हैं वो परिषद के किसी भी निर्णय को वो रद्द कर सकते हैं, वो बाध्य नहीं हैं उनके निर्णय को एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि ये ज़रूरी नहीं था कि गवर्नर जनरल जो भी निर्णय देती है परिषद उसको स्वीकार ही किया जाए। अब उनके पास ये वीटो पावर दे दिया गया था कि वो इनके निर्णय को रद्द कर सकते थे, यानी कि कैंसिल कर सकते थे। कुल मिला के गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया, तो वीटो पावर दे दिया गया इस संशोधन अधिनियम 1786 के तहत। तो ये था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786, जिसमें मुख्य रूप से दो ही बातें, है ना, दो ही प्रावधान जोड़े गए थे। इसके अलावा ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793, है ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या किया गया भाई, तो कंपनी के मोनोपोली यानी कि एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि कंपनी का जो एकाधिकार था, जिसके तहत कंपनी को यह अधिकार था कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही भारत में व्यापार करेगी, सिर्फ कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था भारत और पूर्वी क्षेत्रों में, है ना, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने दिया था 1600 ईस्वी में ही। उसको समय दर समय बढ़ाया जा रहा था, जब समय समाप्त हो जाता था तो फिर उसको बढ़ा दिया जाता था, इंक्रीज कर दिया जाता था। तो यहाँ भी क्या किया गया, जब समय समाप्ति की ओर आ गया तो क्या किया गया, तो इस चार्टर 1793 के तहत कंपनी के एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी कि मोनोपोली को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया इस एक्ट के तहत। तो ये हो गई इस एक्ट की मुख्य बातें। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। यानी कि इस चार्टर एक्ट 1793 के तहत क्या किया गया, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा कंपनी के कर्मचारी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि यहाँ पे जो स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था की गई थी कंपनी के राजनीतिक मामले की देखरेख के लिए, उनके वेतन और कंपनी के कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था कहाँ से की गई, तो भारतीय राजस्व से की गई, यानी कि कंपनी से ही की गई। उसके बाद इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, तो लिखित विधि द्वारा प्रशासन आरंभ किया गया। इस 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो अब प्रशासन, है ना, लिखित विधि द्वारा, है ना, लिखित प्रावधान के द्वारा अब प्रशासन चलाया जा रहा था। जहां पहले मौखिक रूप से चलाया जा रहा था, अब लिखित विधि द्वारा प्रशासन शुरू किया गया। तो ये भी इस एक्ट की मुख्य विशेषता थी। और ये इस एक्ट के तहत ये अगला क्या प्रावधान था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को और अधिक सशक्त बना दिया गया। जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पर्यवेक्षक बना दिया गया मुंबई और मद्रास का, यानी मुंबई और मद्रास के गवर्नर का पर्यवेक्षक बना दिया गया। किनको, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को और शक्तिशाली बना दिया गया, यानी कि उनकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक बार इन सारे, यानी कि इन तीनों एक्ट को रिकॉल कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया था, तो 1784 में आया था। विलियम पिट, यानी कि पिट द यंगर, ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के द्वारा ये एक्ट भेजा गया था
इस एक्ट के तहत क्या यानी कि इस एक्ट की क्या विशेषता थी, इस एक्ट के प्रावधान को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई, कंपनी के व्यापारिक मामले को अलग कर दिया गया, राजनीतिक मामले को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामले की देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंपी गई, जो पहले से ही थी ऑलरेडी। और राजनीतिक यानी कि प्रशासनिक मामले के देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई, यानी कि एक नए कमेटी का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य होते थे और एक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल से एक व्यक्ति इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य होते थे और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे, जिसको ब्रिटेन के क्राउन मनोनीत करते थे। और उसके बाद परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा जाने लगा। जहां पहले कंपनी का भारत में जो भी क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा जाने लगा। कलकत्ता को राजधानी घोषित कर दिया गया, है ना, कलकत्ता को राजधानी घोषित कर दिया गया। सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया जिसमें 9 सदस्य थे। अमेंडमेंट एक्ट 1786, इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत क्या सुधार किया गया, तो कार्नवालिस के संबंध में ये लाया गया था। कार्नवालिस को राजी करने के लिए ये लाया गया था ताकि वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद को संभाले, है ना। तो उनका जो मांग था उसको पूरा किया गया, यानी कि क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया, यानी गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति भी होंगे। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि परिषद के निर्णय को वो रद्द भी कर सकते हैं, यानी कि वो परिषद के निर्णय को लेने के लिए एक्सेप्ट करने के बाद नहीं है, बल्कि वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रद्द भी कर सकते हैं। तो ये जो पावर दिया गया संशोधन अधिनियम 1786 के तहत। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा कंपनी के कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो सब भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। उसके बाद लिखित विधि द्वारा प्रशासन आरंभ किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया, यानी कि मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक बना दिया गया। तो इस तरह से हमने तीनों एक्ट को देखा। ये एक संशोधन था और ये 2 एक्ट था। इन तीनों को हमने इस वीडियो में कवरेज किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो हमने बताया है वो समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। धन्यवाद।